नाजरीन, आज हम मुल्क के एक और अहम तरीन मसले पर बात करना चाह रहे हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम की बहस चल रही है। कोई कहता है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम हमारे मामलात को हल नहीं कर पा रहा। सदारती निज़ाम में शायद मुल्क बेहतर तरीके से चल सके। बदकिस्मती हमारी ये है कि किसी भी अहम मामले पर, वो चाहे आईनी है, चाहे कानूनी है, चाहे सियासी है, दानश्वर लेवल पर कोई बहस नहीं होती। लोगों को मौका नहीं दिया जाता कि वो उस पर अपनी राय का इजहार करें, एक ओपिनियन फॉर्म करें कि हमारे लिए बेहतर क्या है। पाकिस्तान में पहले भी सदारती निज़ाम भी रहा है। सदारती निज़ाम के दौरान ही हमने देखा कि मुल्क भी दो टुकड़े हुआ है। उसके बाद पार्लिमानी निज़ाम है और उसकी खामियां और खूबियां हमारे सामने आ रही हैं। आइन क्या कहता है? आइन पार्लिमानी निज़ाम की बात कर रहा है, फिर भी हमारे लोग सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी बहस है जिस पर कोई हतमी बात नहीं हो सकी। क्या होना चाहिए? आइन क्या कहता है? कानून क्या कहता है? हमारा मुल्क क्या कहता है? मुल्क के लोगों की क्या ज़रूरत है? हमारे चारों सूबे, हम 4 सूबे हैं यहाँ पर, उनकी क्या ज़रूरियात है? क्या चारों सूबों के होते हुए, कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, होते हुए क्या सदारती निज़ाम हमारी तवक्को पर पूरा उतर सकता है? गुड गवर्नेंस आ सकती है? या हम अकाइयों को सिर्फ और सिर्फ साथ मिलाकर ही पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए ही मुल्क को ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं? इस बहस के लिए, इस मकसद के लिए, ताकि मुल्क के जो कुछ करने वाले लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे कि क्या होना चाहिए, किस में क्या, पार्लिमानी निज़ाम में क्या खूबियाँ हैं और सदारती निज़ाम में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं। हमने आज फिर हमारे आइनी अमूर के माहिर, मुल्क के मुमताज़ वकील जनाब मंसूर अवान साहब को दावत दी है कि वो आए, वो हमें इस पर बताएं कि उनकी राय में मुल्क के लिए क्या बेहतर है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है और सियासी तौर पर मुल्क के लोगों के तौर पर क्या होना चाहिए। थैंक यू। सदारती निज़ाम का तजर्बा हम पाकिस्तान में कर चुके हैं। 1962 का आइन, जैसे आपने जिक्र किया, वो सदारती निज़ाम था और 1962 के जो आइन है उसमें जो डिस्टिंक्शन थी, लेकिन सदारती निज़ाम का जो आइडियल मॉडल हमारे सामने इस वक्त दुनिया में है वो अमेरिकी मॉडल है। एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी नो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, दैट इज़ वेयर इट्स जेनेसिस इज। सदारती निज़ाम अमेरिकी निज़ाम है। अब जो फ़र्क है, पहले ज़रा थोड़ी सी ब्रीफली 30 सेकंड के लिए कि अमेरिका में क्या होता है। सो अमेरिका में आप ये देखें कि अमेरिका में जो सदर है उसका बराह रास्त इलेक्शन होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज, हर वन मैन वन वोट एंड एवरीबडी इज एलिजिबल टू वोट। वो सदर ये वोट करते हैं। उनका प्राइमरीज का सिस्टम है, बट अल्टीमेटली वो स्टेट बाय स्टेट वो पॉपुलर वोट जो जीता जाता है वो उस तरह से सदर बन जाता है। बट आप कह सकते हैं कि वो हर इलेक्शन से सदर इलेक्ट होता है। इसी तरह से वहाँ रियासती आइनों के तहत, रियासतें हैं तो उनके अपने आइन हैं, तो उसके तहत गवर्नर का इलेक्शन भी इसी तरह से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो गवर्नर है वो रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर जो है वो अमेरिका का, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का चीफ एग्जीक्यूटिव है। सो जो रियासती लेवल पर भी गवर्नर के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और फिर उसके नीचे भी रियासती आइनों के तहत उसके नीचे भी जो शहरों के लेवल पर जो मेयर है वो फिर डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। सो एक 3 टियर गवर्नमेंट है। नीचे लोकल गवर्नमेंट है जहाँ मेयर हेड कर रहा है, रियासतों को हेड कर रहा है गवर्नर, एंड अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव, इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। सबके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अच्छा, फिर कांग्रेस है। अब कांग्रेस के पास जो है वो कानून साजी का सारा इख्तियार कांग्रेस के पास है। अगर सदर उस इख्तियार से डिसएग्री करता है तो वो बड़ी एक लिमिटेड सफेयर है। फिर उसके बाद अगर वो कांग्रेस में जाता तो नहीं कर सकता, बड़ी लिमिटेशन है। कांग्रेस के पास भी वसी इख्तियारात हैं आइन कानून साजी के, और एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट वो बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो ये है वहाँ डिस्टिंक्शन और ये है वो मॉडल। अब इसके तनाजुर में जब आप 1962 का अपना तजर्बा देखते हैं तो उसमें सिर्फ सदर का इलेक्शन था और वो भी बराह रास्त नहीं था।
वो आपको मालूम है कि वो एक बेसिक डेमोक्रेसीज थी और उसके थ्रू एक 80,000 का एक इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट हुआ, 80,000 के लगभग एक इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट हुआ। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान 2 सूबे थे और सदर को वो बेसिक डेमोक्रेट्स जो है वो इलेक्ट करते थे। सो आम आदमी वोट डायरेक्ट वोट नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अच्छा, अब जो कुछ लोगों को जो सदारती निज़ाम फैसिनेट करता है वो गालिबन 62 के आइन का जो तजर्बा है उसकी ये फैसिनेट करता है कि एक तो है कि बराह रास्त इलेक्शन नहीं था, दूसरा ये था कि सदर जो है वो अपनी काबीना के लिए, अब सदारती निज़ाम में ये है कि वो अपनी काबीना के लिए उसको कोई कंपल्शन नहीं थी आइन में कि वो असेंबली से अपने मेंबर्स ऑफ अपने मिनिस्टर्स जो है वो पिक करता, वो बिल्कुल एक था कि कहीं से भी पिक कर ले, ठीक। बट इतनी थी लिमिटेशन, इतनी सी सिर्फ थी कि वो दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, बट क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए, जरूरी नहीं था कि वो असेंबली का मेंबर होता। अच्छा, साथ ही फिर सिर्फ ये एक इलेक्टेड ऑफिस था उस सारे सिस्टम में। एग्जीक्यूटिव साइड पे सिर्फ एक इलेक्टेड ऑफिस था जो गवर्नर भी जो थे 2 वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के, वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करने थे, वो इलेक्शन में वो भी इलेक्शन नहीं था। सो असेंबलियों के इलेक्शन थे, जो स्टेट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनके इलेक्शन थे, और सेंट्रल लेजिस्लेचर यूनिकैमरल थी, एक हाउस था, सेंट्रल असेंबली थी, उसका इलेक्शन था। और बाकी वो ज़ाहिर है उनका काम लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनके। जो एग्जीक्यूटिव साइड पे था सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, वो भी इनडायरेक्ट था, ठीक। अब हम उससे काफ़ी आगे आ गए हैं। अब आज के दिन में ये तवक्को करना कि हम वैसा सदारती निज़ाम लाएंगे तो वो नहीं हो सकता। इस वक्त लोग अपना राइट टू वोट गिव अप करने को तैयार नहीं है, वो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप लेट्स से अब हाइपोथेटिकली ये सोचा जाए कि अच्छा डायरेक्ट इलेक्शन से आ जाए, तो जाहिर है उसमें फिर आप ये भी उसमें एम्बेड होगा कि जो गवर्नर होंगे, जो हेड ऑफ द प्रोविंसेस होंगे, एग्जीक्यूटिव इन द प्रोविंस होंगे, वो भी बराह रास्त इलेक्शन से आएंगे। अच्छा, आपने जो पार्लियामेंट की जो पावर है, लेजिस्लेटिव जो पावर है, वो फिर आपने वो जो ट्राइकॉटमी है वो तो क्रिएट करनी है। सदर के पास वीटो करने का इख्तियार अगर कोई होगा तो बहुत लिमिटेड होगा, जैसे अमेरिका में है कि इफ इट रिलेट्स टू डिफेंस मैटर्स, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ भी है, तो वो किसी हद तक वीटो कर सकता है। बट अगेन, कांग्रेस के पास अल्टीमेटली हालत जंग के अलावा तो पावर उनके पास है कि उन्होंने जंग के लिए कितना पैसा रिलीज करने देना है, कितना नहीं करना है, एंड सो ऑन। सो ये है वो यानी अमेरिकी जो मॉडल है। फिर पाकिस्तान में जो तजर्बा था, अगर वो तजर्बा मिरर करना चाहते हैं जो 1962 में था, तो वो मुमकिन नहीं है आज के हालात में। अच्छा, अब लेट्स अस्यूम कि हम जो अमेरिकी तजर्बा है उसी को, लेट्स से अमेरिकी मॉडल को ही फॉलो करते हैं। अब उसमें एक बात है बुनियादी, वो ये है कि हमारे जो फेडरेशन है, 4 सूबे हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान का आपको मालूम है कि खास स्टेटस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, तो वो हमारे टेरिटरीज और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। तो 4 सूबों में फिर हुकूमतें बननी है, सूबाई हुकूमतें बननी है। चले आप सूबों की हद तक तो वो मॉडल कर सकते हैं कि गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड आ जाएगा वगैरह वगैरह, जो कि बहुत महंगा अमल होगा। मगर आप फेडरल लेवल पर देखेंगे कि अगर सदर को आपने बराह रास्त इलेक्ट करना है, तो जो आपके जो 4 सूबों के आपस में बाहमी जो आबादी का तनासुब है, वो ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट है इस वक्त कि एक सूबा अपनी आबादी के एतबार से इतनी अददी अक्सरियत रखता है कि बाकी 3 सूबे मिलकर भी उसके बराबर नहीं आते। 55% तकरीबन पंजाब की आबादी है, अगर ज़्यादा नहीं तो 55% तो कम अज़ कम है, और बाकी सूबों की तकरीबन 45% है मिलाकर। सो उस सूरत में ये तो आप बिल्कुल एक वो सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे कि जब तक कोई ऐसा लीडर जो या तो हो ही पंजाब से, या पंजाब में इमेंसली पॉपुलर हो अगर दूसरे सूबे से हो, और पिछले 50 साल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा तो कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि जहाँ पे कोई एक लीडर जो है वो इतने इमेंसली पॉपुलर हो कि वो पंजाब में मेजॉरिटी ले ले। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जो है 1988 का इलेक्शन जिसमें पीपल्स पार्टी ने गालिबन पंजाब में सबसे ज़्यादा उस वक्त की तारीख की ज़्यादा नशिस्तें ली थी, माइनॉरिटी ही थी। यहाँ पंजाब में तो हुकूमत कभी भी नहीं बना सकी वो पार्टी भी जिनकी लीडर जो है वो फेडरेशन को पंजाब में पॉपुलर थी। अब आप देखें तो अब तो कोई ऐसा लीडर नहीं है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पंजाब जो पंजाब में सादा अक्सरियत के कहीं करीब ही पहुंचे, या इतनी भी अक्सरियत के करीब पहुंचे कि अगर बाकी सूबों में उसको अच्छी मेजॉरिटी आ रही होती। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ये तजर्बा जो है ये अच्छे नताइज नहीं प्रोड्यूस करेगा। दूसरा,
جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر تو انگزائٹی یہ ہے کہ جی جو ہیڈ آف دی ایگزیکٹو ہے وہ پھر اس کی لمیٹیشنز ہیں کہ وہ اپنی کابینہ کہاں سے لائے, اگر نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ میں وہ ایکسپرٹس نہیں بیٹھے ہیں جو وہ لانا چاہتا ہے وہ کہاں سے لائے. ایک تجربہ ہم ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزرز آپ لے آئے ہیں. سو ایک اس کا سولوشن پرہیپس ہو سکتا ہے کہ وہ جو قدغن ہے کیبنٹ کے اوپر کہ وہ منسٹر یا منسٹرز آف اسٹیٹ آپ نے پارلیمنٹ سے لانے ہیں وہ آپ ہٹا سکتے ہیں. آپ اس کو یہ اوپننگ دے دیں, یہ روم کریٹ کر دیں پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ اپنی کابینہ اگر باہر سے لینا چاہے تو لے لے, ایک بیلنس کریٹ کر لے کہ کچھ اسمبلی سے لے لے کچھ باہر سے لے لے. ٹھیک, سو یہ جو ہے یہ اس کا ایک سولوشن ہو سکتا ہے. مگر یہ کرنا کہ آپ براہ راست صدارتی نظام لائیں گے وہ ممکن نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی ایک لیڈر کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا. اچھا, دوسرا اس کا ایک اور ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر آپ کے جو ممبرز آف دی اسمبلی ہیں ان کا ڈائریکٹ واسطہ ہوتا ہے عوام سے, وہ الیکٹ ہو کر آئے ہوتے ہیں اینڈ دے دین ہیو ایکسیس ٹو ٹیکنیکل ٹرم میں کیبنٹ تک یا پرائم منسٹر تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے. سو آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کو عوامی نمائندے جو ہیں وہ افیکٹو ریپرزنٹیشن ان کے قریب ان کو مل جائے. جب آپ گورنر ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے تو کتنے لوگوں کی ایکسیس ڈائریکٹ رہے گورنر تک؟ اسمبلی کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اپنے الیکشن کے لیے بھی نہیں ہے ڈیپینڈنٹ, اپنی کیبنٹ بھی اگر سے باہر سے لیتا ہے. سو وہ ماڈل جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر فنکشن کرنا مشکل ہوگا. اچھا, جو امریکہ نے ایوالو کیا ظاہر ہے اس کے پیچھے صدیاں ہسٹری ہے. سو میرا جو ویو ہے اس میں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کو افیکٹو کیبنٹ چاہیے اور اس کے راستے میں یہ پارلیمنٹری سسٹم رکاوٹ ہے تو وہ ایک اس کا سولوشن ہے. اس کا آپ ایک محدود کچھ آرٹیکلز میں ترمیم کر کے یہ آپ اس کو آپشن دے سکتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ وہ باہر سے لے لے, ان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو جو, کیونکہ الٹیمیٹلی لیڈر آف دی ہاؤس تو ہے اور اس نے پھر واپس ووٹ لینے کے لیے جانا, الٹیمیٹ رسپانسبلٹی اسی کی ہے تو اس کو یہ فلیکسیبلٹی دے دیں. مگر اس سے بیونڈ جانا جو ہے وہ ہماری اس فیڈریشن کے لیے اور اس میں اس طرح سے ممکن نہ ہو, اچھا بھی نہ ہو. آئین اس میں کیا ہے, آئین میں کوئی رکاوٹ ہے اس میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پارلیمنٹری سسٹم جو ہے دیکھیں اب ایک ہے اس کے اندر جو ہم نے پہلے بھی غالباً بات کی تھی کہ جب یعنی آپ پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر کے, یعنی آپ اس پارلیمنٹری سسٹم کو آپ نہ خراب کریں, اس کو نہ ڈسٹورشن لائیں اس کے اندر. مگر اگر لمیٹڈ پرپز کے لیے کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ فلیکسیبلٹی کریٹ کر دیں پرائم منسٹر کے لیے کیبنٹ پاس سے لا سکیں, لیکن اگر صدارتی نظام پہ ہی جانا ہو جیسے آئین کیا اس پر کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں, آئین کے اندر کوئی براہ راست امینڈمنٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں, کوئی براہ راست رکاوٹ تو نہیں ہے انلیس کہ یہ امینڈمنٹ آئے اور پھر کوئی سپریم کورٹ اس کو لے جائے چیلنج کرے کہ یہ آئین کے بنیادی جو بیسک سٹرکچر ہے اس سے متصادم ہے. تو وہ پھر جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو ججمنٹ آئی اور جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی چیز آئین کے بیسک سٹرکچر سے متصادم ہوگی, کوئی آئینی ترمیم بھی اگر بیسک سٹرکچر سے متصادم ہوگی تو ہم اس کو ریویو کر سکیں گے. سو اگر سپریم کورٹ الٹیمیٹلی یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ بیسک سٹرکچر ہے اس آئین کا تو وہ اس امینڈمنٹ کو بھی کہنا کیونکہ یہ بھی ایک ویو ہے کہ جو آئین کا پریفیس ہے, جو اب آئین کا حصہ بھی ہے, وہ پبلک ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے. تو اس سے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ صدر کا الیکشن تو ٹھیک ہے لوگ آ گئے, لیکن اوور آل پبلک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ بنتی نظر نہیں آتی. درست کہہ رہے ہیں آپ, اور اسی میں جیسے میں نے کہا کہ رکاوٹ صرف ایک ہی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ یہ الٹیمیٹلی ہولڈ کر دے دیٹ پارلیمنٹری سسٹم از دا بیسک اسٹرکچر, ون آف دا بیسک اسٹرکچرز آف دا کانسٹیٹیوشن, تو پھر ایسی کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے اگر پارلیمنٹ آج فیصلہ کرے کہ ہم صدارتی نظام میں تبدیل کر رہے ہیں اس آئین کو تو وہ پھر سپریم کورٹ اس کو ریویو کر سکتی ہے الٹیمیٹلی, اگر تو اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتی ہے, آئینی ترمیم کو بھی کر سکتی ہے. سو وہ رکاوٹ ہوگی, مگر ادر دین دیٹ کوئی ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اوپر کہ وہ آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ چینج کرنا ہے, اس کو پریزیڈنشیل سسٹم کی طرف لے کر جانا ہے, کوئی رکاوٹ تو نہیں. کیونکہ یہ ہے کہ آپ اگر صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ری الیکشن میں جانا پڑے اس مقصد کے لیے الیکشن, یہ بھی ایک ویو ہے. وہ آپ آئینی ماہر ہیں, اس کو بتائیں کہ جانا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں پڑے. دیکھیں پارلیمنٹ کے آئین سازی اور قانون سازی کے اختیار پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نہ لگائی جا سکتی ہے. جب
जब आप किसी पार्लियामेंट को इलेक्ट करके भेजते हैं तो आप उसको सिर्फ कानून साजी के लिए नहीं भेजते, वो आइन साजी यानी आइन में भी तरमीम का जो है उनको फिर कुली इख्तियार मौजूद है। फिर ये कहना कि जी उसके लिए दोबारा इलेक्शन में जाएंगे और मैंडेट लेकर आएंगे, नहीं, वो मैंडेट उनको इलेक्शन में मिल चुका है। और जब आइन कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होगा कि कानून साजी भी कर सके और आइन में तरमीम भी कर सके, तो फिर कोई नए मैंडेट की क्या जरूरत? तो इसमें जो फिर आप फरमा रहे हैं कि आइन में तब्दीली करके तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस खास तौर मामले में जब से जैसे ये मिलिट्री कोर्ट्स का हुआ है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। मुमकिन है कोई अगर कोई चैलेंज हाँ, कर दे, मिसाल के तौर पे आप चैलेंज कर दें इसको, आप कहें कि जी हाँ, आइन के बेसिक स्ट्रक्चर से मुतसादिम है। हाँ, वो फिर इंटरप्रिटेशन का मसला क्योंकि है। आइन जब बना था तो आइन एक पार्लिमानी निज़ाम को इन्विजिज करता था, तो उसको तब्दील करना जो है आइन की जो बुनियादी असास है उससे मुतसादिम है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस आइन तरमीम को कलअदम करार दे दे तो वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। इंटरप्रिटेशन फिर सुप्रीम कोर्ट की फिर ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट उस आइनी तरमीम को कलअदम करार दे सकती है। ये एक वजह है जो एक ये रास्ते में आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियासी तौर पर या लोगों के मफाद के तौर पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को सदारती निज़ाम जो है वो हमें सूट नहीं करता। मेरा तो कंसिडर्ड व्यू है कि हुकूमत वो सबसे अच्छी होती है जो लोगों के डोर स्टेप्स पर एक तो हो दो चीज़ें। एक, वो कहते हैं कि दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट दैट गवर्न्स लीस्ट, यानी मतलब ये है कि हुकूमत हर वक्त लोगों के मुंह पे ना खड़ी हो, हर वक्त हर चीज़ के लिए कोई रेगुलेशन, इसको थोड़ा सा वो जो स्पेस है वो क्रिएट करे। हर चीज़ जो है वो रेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ जो है जहाँ रेगुलेशन जरूरी है वहाँ ज़रूर होना चाहिए, मगर लोगों को बाकी जो है वो कुछ काम करने में उसमें हर वक्त हुकूमत के साथ इंटरफेस ना करना पड़े। एक दूसरा निज़ाम वो सबसे अच्छा है जो लोगों के मसाइल उनके दरवाजे पर हल कर रहा हो। आपको एक इफेक्टिव थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जो ज़िलों और के लेवल पर आपके मसाइल हल कर रहा हो, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी जो है वो नीचे डिवॉल्व हुई भी हो और सूबों के पास भी जो इख्तियारात रहने हैं वो रहने हैं, बट बहुत सारा कुछ नीचे जाने की ज़रूरत है जो अब आइन के भी आइनी तकाजा भी है। सो आप अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाएंगे तो हाइपोथेटिकली अगर जाना भी चाहते हैं तो फिर आपको एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट भी क्रिएट करनी है और इफेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी क्रिएट करनी है कि जहाँ पे लोगों के मसाइल जो है वो फिर वहीं पे हल हो रहे हों। जो मसाइल जो इख्तियारात या कवानीन जो सूबों को इख्तियार देते हैं फिर वो वहाँ होंगे, मगर बहुत सा कुछ भी नीचे ले जाना पड़ेगा, ये उसके बगैर फिर नहीं होगा। वरना तो आप बहुत कुछ मुर्तकिज कर रहे हैं दो लोगों में, यानी एक सदर में और एक फिर गवर्नर, तो वो नहीं होना चाहिए। इख्तियारात जो है वो कुछ लोगों में मुर्तकिज नहीं होने चाहिए, वो फिर डिवॉल्व कर लें तो फिर एक आप कह सकते हैं कि फिर ये एक इफेक्टिव सिस्टम अगर इसको हो तो फिर ये तब हो सकता है। वरना मेरे वैसे व्यू में ये है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी के अंदर ही वो थर्ड ईयर भी क्रिएट हो सकता है। इसको खराब करेंगे तो आप लोगों में और रियासत में फासला बढ़ा देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, हम इसी पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि सदारती निज़ाम में खूबियाँ खामियाँ एक तरफ, लेकिन जो पार्लिमानी निज़ाम में जो भी आप कमी महसूस करते हैं और जिस मकसद के लिए सदारती निज़ाम की बहस हो रही है, मैं समझता हूँ कि मंसूर अवान साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मुल्क के मफाद के लिए बात की है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर लें, लेकिन आप इस पार्लिमानी निज़ाम को ना छेड़ें, इसी में मुल्क का फ़ायदा है। यही बात सबके समझने की है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ही ले आएं, बजाय इसके कि पूरा सिस्टम ही आप ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अवान साहब, आपका शुक्रिया, हमने बड़ी अच्छी आज बहस की है। खुदा हाफिज़। दोस्तों, हमारे चैनल मुनीर अहमद खान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।